कल्पना कीजिए कि आपको कोई खेल दिलो जान से पसंद है। उस खेल की ट्रेनिंग लेने के लिए आपने कोई एकेडमी ज्वाइन की। ट्रेनिंग के दौरान आपको चोट लग गई। फिर आपको एक बहुत ही फेमस डॉक्टर के पास भेजा जाए जिसका दर्जा किसी सेलिब्रिटी से कम ना हो। आप खुद को लकी मानेंगे। फिर अगले ही पल आपको अगर ये एहसास हो कि वो डॉक्टर आपके शरीर का दर्द कम करने के बजाय आपको ताउम्र का मानसिक दर्द दे रहा हो, आपका यौन शोषण कर रहा हो, तो क्या करेंगे आप? किसी से शिकायत? हाँ, आइडियल सिचुएशन तो यही है कि आप शिकायत करें। लेकिन जब आप ये समझ ही ना पाएं कि आपका यौन शोषण हो रहा है, आपको ये लगे कि हो सकता है कि ये इलाज की कोई प्रोसेस हो, आप पूरे वक्त कंफ्यूज रहेंगे। और जिस दिन आप ये जानेंगे कि आप यौन शोषण का शिकार हुए, तब तक वो आदमी कई लड़कियों को अपना शिकार बना चुका होगा। अमेरिकी जिम्नास्ट टीम का एक डॉक्टर हुआ करता था, लैरी नासर। कभी ये सेलिब्रिटी था, अब सेक्स ऑफेंडर के नाम से जाना जाता है। ये वही डॉक्टर है जिसने इलाज की आड़ में कई जिम्नास्ट का यौन शोषण किया था। इसे साल 2018 में सजा भी हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सजा हुए 2 साल हो गए हैं तो हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में फेमस अमेरिकी जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स ने एक डॉक्यू सीरीज में लैरी की हरकतों के बारे में खुलकर बात की है। वे खुद भी लैरी के हाथों यौन शोषण का शिकार हुई थी। आज की बड़ी खबर में हम सिमोन की कहानी जानेंगे, लैरी का मामला बताएंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि यौन शोषण का दर्द कैसे ताउम्र सर्वाइवर्स के साथ बना रहता है। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। जल्द ही टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले हैं। धीरे धीरे इसमें पार्ट लेने वाले खिलाड़ियों और एथलीट्स के नाम भी सामने आ रहे हैं। 24 बरस की सिमोन बाइल्स भी ओलंपिक्स की तैयारी में बिजी हैं। इन्हीं सबके बीच उनकी एक डॉक्यू सीरीज फेसबुक पर रिलीज हुई जिसका टाइटल है सिमोन वर्सेस हरसेल्फ। 6 जुलाई को इस सीरीज का 7वां और आखिरी एपिसोड व्हाट मोर कैन आई से भी आ गया। इस एपिसोड में सिमोन अपने साथ हुए सेक्सुअल हरासमेंट के मुद्दे पर खुलकर बात करती हुई नजर आई। अमेरिका का एक स्टेट है टेक्सास। यहाँ कैरोली रेंच नाम की एक फैसिलिटी हुआ करती थी। यहीं पर अमेरिका की विमेंस नेशनल जिम्नास्टिक्स टीम की ट्रेनिंग होती थी। काफी नाम था कैरोली रेंच का, बहुत ही कठोर ट्रेनिंग होती थी। एथलीट्स के पेरेंट्स को वहां एंट्री नहीं थी। यहीं पर सिमोन ने भी ट्रेनिंग लेनी शुरू की 12 साल की उम्र से। इसी रेंच में लैरी नासर भी मौजूद था, वो जिम्नास्ट का डॉक्टर था। सिमोन अपने इंटरव्यू में बताती है, रेंच में एथलीट्स को दिन भर में कई सारे स्टेशंस पर जाना होता था। लास्ट स्टेशन था थेरेपी का, जहां यंग गर्ल्स डॉक्टर नासर से मिलती थी। उन बरसों में किसी ने भी हमें ये नहीं बताया था कि सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है, इसलिए हमें पता ही नहीं चला कि हमारे साथ वो सब हो रहा है। हम विक्टिम्स बन रहे हैं। हम में से बहुत से लोग स्कूल नहीं जाते थे, होम स्कूलिंग भी नहीं की थी, इसलिए कुछ भी पता नहीं था। मुझे याद है मैंने अपनी एक दोस्त से पूछा था कि अगर यहाँ मुझे किसी के द्वारा टच किया गया तो इसका क्या मतलब होगा कि मैं सेक्सुअली असॉल्ट हुई हूँ। मुझे लगा कि मैं ड्रामेटिक हो रही हूँ। उसने कहा, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा, क्या तुम श्योर हो? मुझे ऐसा नहीं लगता। उन सभी घटनाओं में मैं सबसे लकी रही क्योंकि मेरे साथ उतना बुरा नहीं हुआ था जितना कुछ और लड़कियों के साथ हुआ था। सिमोन बताती हैं कि जब लैरी की हरकतों के बारे में बातें शुरू हुई तब उनसे उनकी मां ने और भाई ने पूछा था कि क्या उनके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है, क्या उनका यौन शोषण हुआ था। इस मुद्दे पर सिमोन ने सीधे ये कह दिया था कि वो बात नहीं करना चाहती। डॉक्यू सीरीज में सिमोन की मां ने बताया कि वो समझ गई थी कि सिमोन भी उन सब का शिकार हुई थी, लेकिन वो खुद से कुछ नहीं कह रही थी, इसलिए उनकी मां ने उन्हें वक्त दिया ताकि वो खुद अपने मन से सब कुछ बता सके। सिमोन कंफ्यूज थी। एक दिन वो ड्राइव कर रही थी हाईवे पर, तभी उनके दिमाग में एक विचार आया कि ये वो सब कुछ उनके साथ भी हुआ था। सिमोन बताती है, फिर मुझे बस इतना याद है कि मैं रोने लगी। अपनी माँ को कॉल किया। उन्होंने पूछा कि क्या तुम गाड़ी चला सकती हो, क्योंकि मैं लगातार रो रही थी, बहुत ज्यादा। सिमोन की मां बताती हैं कि जब उन्हें फोन आया तो उन्हें भी रोना आ गया क्योंकि वो जानती थी कि सिमोन किस बारे में बात करना चाहती है। उनके बिना कुछ कहे ही उनकी मां सब बातें समझ गई। सिमोन बताती है, मैं डिप्रेस हो गई थी, दिन भर अपने कमरे में रहती थी, कहीं जाना नहीं चाहती थी, किसी से बात करने का मन नहीं होता था। बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैं दिन भर सोती रहती थी क्योंकि वो सच्चाई से भागने का मेरा अपना तरीका था। उस वक्त सोना मेरे लिए मौत के करीब होने जैसा था, इसलिए मैं हर वक्त सोती रहती थी। सिमोन की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि कई बार जिम्नास्टिक्स उन्हें वो सब याद दिलाता था जिसका उन्होंने सामना किया था। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता था। सिमोन ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कमबैक किया। वो कहती हैं कि जो होता है आपके साथ आप उसे मिटा नहीं सकते, इसलिए उसे स्वीकार करना ही बेहतर है।
साल 2016 में एक आर्टिकल छपा था जो खिलाड़ियों के साथ होने वाले यौन शोषण के बारे में था। उसमें कोच के हाथों यौन शोषण का भी जिक्र था। हालांकि आर्टिकल में कहीं भी लैरी का नाम नहीं था, लेकिन उसे पढ़कर लगभग महीने भर बाद जिम्नास्ट रेचल डेन हॉलेंडर अपनी कहानी के साथ सामने आई। लैरी के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए, बताया कि वो कई दिनों तक लैरी के क्लिनिक में इलाज के लिए गई। वो उन्हें उल्टा लिटा देता, अपनी उंगली इलाज के नाम पर उनके प्राइवेट पार्ट में डालता, एक बार तो उनकी ब्रा का हुक भी खोल दिया था। रेचल के सामने आने पर बाकी लड़कियों को हिम्मत मिली और उन्होंने आकर लैरी का कच्चा चिट्ठा खोला। 16 जनवरी 2018 को सिमोन बाइल्स ने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा था, मैं अपनी कहानी कहने से अब नहीं डरूंगी। लैरी ने जिन्हें सेक्सुअली अब्यूज किया उनमें एक मैं भी हूं। इस बात को लिखना मेरे लिए बहुत टफ है। बहुत से कारणों के चलते मैं ये बात किसी को बता नहीं रही थी, लेकिन अब मैं जानती हूं कि इसमें मेरी गलती नहीं थी। इन एक्सपीरियंस को याद करना बहुत मुश्किल होता है और इस बात से मुझे और दुख होता है कि जैसे मैं टोक्यो 2020 की तैयारी कर रही हूँ, मुझे उसी फैसिलिटी में दोबारा लौटना होगा जहाँ मैं अब्यूज हुई थी। अच्छी बात यह रही कि टेक्सास के कैरली रेंच को जनवरी 2018 में बंद कर दिया गया। लैरी नासर को सजा मिलने के ठीक बाद लैरी के खिलाफ कोर्ट में हुई सुनवाई में सिमोन शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि वो उस आदमी का सामना दोबारा करने के लिए इमोशनली तैयार नहीं थी। अब आपको नासर की थोड़ी कहानी भी बता देते हैं। सजा मिलने के दौरान नासर 54 साल का था। कई साल पहले उसने अपनी डॉक्टरी की डिग्री पाई। वो अमेरिकी जिम्नास्ट के लिए बनाई गई डॉक्टर्स की टीम का हिस्सा बन गया। सबको मालूम था लैरी नासर सबसे अच्छा डॉक्टर था, उसे भगवान का दर्जा दिया जाता था। लैरी इसी का इस्तेमाल करता था। अपनी सभी जिम्नास्ट को लैरी ने एक ही तरह से परेशान किया। जिम्नास्ट उसके पास कराहती हुई आती थी, वो दर्द में होती थी, उन्हें मदद चाहिए होती थी। लैरी उन्हें बेहतर महसूस करवाता था और उनकी सबसे कमजोर घड़ी में उन्हें छूता था, बातचीत या मजाक करते हुए। ऐसे में पीड़ित भी सोच में पड़ जाता है कि क्या इसे यौन शोषण के दायरे में रखा जाए। जब जिम्नास्ट और बाकी लड़कियों ने सामने आकर नासर के गुनाहों का खुलासा किया, तब उसे सबसे पहले 21 नवंबर 2016 में गिरफ्तार किया गया। ये उसके कंप्यूटर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मिलने के बाद हुआ था, जिसके बाद लैरी को 60 साल की सजा सुनाई गई। मगर फिर उसके ऊपर यौन उत्पीड़न के भी आरोप आने लगे और उसका अंत हुआ 25 जनवरी 2018 के दिन। 7 दिन चलने वाली सुनवाई ऐतिहासिक थी, शायद वैसी जैसी हम फिल्मों में देखते हैं, मगर ये असली थी, इसलिए फिल्मों से कहीं ज्यादा डरावनी थी। 156 लड़कियों ने 156, आप सोच सकते हैं ये संख्या, 156 लड़कियों ने लैरी के खिलाफ स्टेटमेंट दिया। वो आदमी कैसा होगा जिसने अपने जीवन में 156 लड़कियों का यौन शोषण किया। सुनवाई शुरू हुई तो नासर नजर झुकाए सब सुन रहा था। फिर उसके साथ जिम कोच रह चुके टॉम ब्रेनन ने उससे कहा, कम से कम उनसे नजरें तो मिलाओ जिनके तुम गुनहगार हो। नासर ने फिर वो सब सुना जो उसने किया था, एक के बाद एक। लैरी ने कोर्ट में 10 लड़कियों का यौन शोषण करना स्वीकारा था, मगर उसके कुकर्मों का पूरा इतिहास दर्ज था। किसी अदृश्य ईश्वर के पास नहीं, उसके हाथों सताई हुई लड़कियों के जहन में। 156 लड़कियां कोर्ट में आकर खड़ी हो गईं, इस बात की गवाही देने कि हाँ, लैरी एक मानसिक रूप से दिवालिया आदमी है, गुनहगार है। ये सब मुमकिन हुआ जज रोजलिन एक्विलिना की वजह से, जिसने लैरी के गुनाह कबूल कर लेने के बावजूद सभी 156 लड़कियों के स्टेटमेंट्स लिए, क्योंकि शायद सिर्फ सजा लैरी के लिए काफी नहीं थी। उसके लिए यह सुनना जरूरी था कि उसका गुनाह कैसा दिखता है। लैरी को 175 साल की जेल हुई है, वो जेल में ही रहेगा, वहीं पर मर जाएगा। सिमोन द्वारा डॉक्यू सीरीज में लैरी नासर के जिक्र की वजह से एक बार फिर यह मामला चर्चा में है। वहीं सिमोन की बात करें तो दुनिया की सबसे दिग्गज जिम्नास्ट में उनका नाम शामिल है। ओलंपिक्स और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले बाकी कॉम्पिटिशन्स को मिलाएं तो 25 से 30 मेडल्स वो जीत चुकी हैं और अब टोक्यो ओलंपिक्स की तरफ उनकी नजर है। ये थी आज की हमारी बड़ी खबर। अब हम आपको दिखाते हैं दिन का वीडियो। आपने अभी जिस छोटी सी बच्ची को योग करते देखा वो महज 4 साल की है। प्रिया प्रियदर्शनी नाम है। ओडिशा के नयागढ़ जिले में रहती है। एक बच्चे के नाते योग के अधिकतम आसन करने की वजह से प्रिया का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। प्रिया के पिता प्रकाश एक योग इंस्पेक्टर हैं। जब वो क्लास लेते थे तो प्रिया क्लास में आकर बैठ जाती थी। अपने पिता को योग करते देख उन्हें कॉपी करती थी। प्रकाश ने नोटिस किया कि प्रिया के अंदर परफेक्ट योग करने के सारे गुण हैं। तब प्रकाश ने अपनी बच्ची को योग सिखाने का फैसला किया।
उनका सपना था कि वो जिम्नास्ट बने, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते वो बन नहीं पाए। इसलिए अब वो चाहते हैं कि प्रिया आगे बढ़े, जिम्नास्ट बने और आगे चलकर देश के लिए मेडल्स लाए। यही वजह है कि वो उसे अभी से योग के कठिन से कठिन आसन सिखा रहे हैं। प्रिया ऐसे आसन करती हैं जिन्हें देखकर किसी का भी सर छकरा जाए। ये था दिन का वीडियो। अब आपको बता देते हैं सुर्खियां। पहली सुर्खी आई है बेंगलुरु से। यहां पुलिस ने रेप के एक मामले में 5 हफ्ते के अंदर चार्जशीट दाखिल की है। आपको याद होगा करीब 1.5 महीने पहले एक वायरल वीडियो के बारे में हमने आपको शो में बताया था, जिसमें 4 लड़के एक लड़की का गैंगरेप करते नजर आ रहे थे। इन आरोपियों में एक महिला भी शामिल थी। पहले ये नहीं पता चला था कि वीडियो में दिखने वाले लोग कौन हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात हुई, पर फिर छानबीन पर यह जानकारी सामने आई कि आरोपी और पीड़ित बांग्लादेश के थे। केरल से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अब इसी मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। द न्यूज मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1019 पेज की चार्जशीट है। इस मामले में सिटी पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने पुलिसकर्मियों की तारीफ करते हुए इस ऑपरेशन में शामिल कर्मियों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अगली सुर्खी बनाई है भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने। आमतौर पर उन्हें आपने और हमने व्हीलचेयर पर देखा है, लेकिन कुछ दिनों पहले एक वायरल वीडियो में वो बास्केटबॉल खेलते दिखी थी। अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक शादी के फंक्शन में डांस करते दिख रही हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस शादी को प्रज्ञा ने ही ऑर्गेनाइज किया था। जिसकी शादी हुई उस लड़की का कहना है कि वो काफी गरीब परिवार से आती है। प्रज्ञा ठाकुर ने शादी में उनकी मदद की है। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने प्रज्ञा के डांस का वीडियो शेयर करते हुए कटाक्ष किया। लिखा कि हमारी भोपाल की सांसद बहन प्रज्ञा ठाकुर को जब भी बास्केटबॉल खेलते हुए, बगैर सहारे के चलते हुए या इस तरह खुशी से झूमते हुए देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जब प्रज्ञा का बास्केटबॉल वाला वीडियो सामने आया था तब उन्होंने कहा था, मुझे समतल जगह पर चलने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सीढ़ियां होने या उबड़ खाबड़ जगह होने पर मुझे सहारे की जरूरत पड़ती है। मेरी ये तकलीफ भी कांग्रेस की ही देन है। ये जान लीजिए कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में भी सामने आया। अगली सुर्खी बनाई है टेनिस स्टार नाओमी ओसाका ने। हाल ही में उन्हें फ्रेंच ओपन से बाहर होना पड़ा था क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज के चलते उन्होंने प्रेस ब्रीफ में शामिल होने से मना कर दिया था। अब नाओमी टाइम मैगजीन के कवर में फीचर हुई हैं। टाइम मैगजीन के इस ऐसे में नाओमी ने लिखा, हम एथलीट्स को खासतौर पर कमजोरों को सुरक्षा देने के उपाय कर सकते हैं। फिर उन्होंने सलाह दी कि एथलीट्स को बिना सजा मीडिया ऑब्लिगेशंस छोड़ने की अनुमति होनी चाहिए। नाओमी ने प्रेस ब्रीफिंग में शामिल नहीं होने के अपने फैसले पर कहा कि उनका मकसद कभी भी रिवोल्ट पैदा करना नहीं था, बल्कि अपने वर्कप्लेस को ध्यान से देखने के लिए इंस्पायर करना था। आगे नाओमी ने कहा, मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग समझेंगे कि ठीक महसूस ना करना भी ठीक है और इसके बारे में बात करना भी ठीक है। लोग हैं जो मदद करेंगे और टनल के आखिर में उजाला होता है। मेंटल हेल्थ से जुड़े इसी संदेश पे हम खत्म करेंगे आज का शो। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमें सुझाव भेजना चाहते हैं या कुछ और कहना चाहते हैं, कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो हमें theordinaryshow@gmail.com आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। आपसे अब सोमवार को मुलाकात होगी। आप तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।